क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, हाँ जी सुन लो, जो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होनी, इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होनी, वो क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। समझ गए? जैसे CH3 CH2 Cl, तो यहां पर जो Cl है इसका कैसा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा? -I। कैसा इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा? -I इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला, ये यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। कैसे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा? इस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, और फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो फिर ये क्या करेगा? आगे फर्दर इससे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, इस CH3 से। समझ गए? सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेक्टर का हो तो फिर वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट होगी थोड़ी थोड़ी, और किसके थ्रू होगी? थ्रू सिग्मा बॉन्ड, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। आगे समझ? किस वजह से होती है? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से होती है मोटे तौर पे। आगे बात समझ? दो प्रकार का होता है इंडक्टिव इफेक्ट, एक -I इफेक्ट, एक +I इफेक्ट। -I इफेक्ट क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉइंग। कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉ करना क्या होता है? निकालना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और +I क्या होएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी बोल देते हैं। आगे समझ? ज्यादातर जो है ये हम देखते हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। कि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन उसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है तो उसको कहेंगे -I इफेक्ट। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। समझ गए? -I इफेक्ट के क्या क्या एग्जांपल हैं? हाँ जी, क्या? हाँ, मतलब जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना सारे इसमें लगा दो। OH, NH2 या NH3, फिर SH, जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हेलोजन्स सारे आ जाएंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। उन सब का कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। उन सब का कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। और +I में कौन से आएंगे? +I में कौन से आएंगे? मेटल्स अगर कोई है तो। क्या चीज? मेटल्स। जैसे लेड हो गया, इथाइल के साथ टेट्रा इथाइल लेड बनाता है, या मिथाइल लिथियम बनाता है। तो जहां मेटल कार्बन के साथ अटैच होएगी तो मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी, मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगी, मेटल्स होगी। और जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो, जिन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज हो, जैसे O नेगेटिव, जैसे O नेगेटिव। इस चीज का ध्यान रखना बच्चों, जो OH था वो -I इफेक्ट में है। OH का क्या है? कैसा इफेक्ट है? -I, यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, लेकिन जो सिर्फ O पे नेगेटिव चार्ज है, अब क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी एक्सेस में है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इस चीज में कंफ्यूज मत हो ना भाई, ये है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है बट इस पे है तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज ना। जिसके पास एक्सेस में खुद के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, +I इफेक्ट में आ जाएगा। आगे समझ? इस तरीके के जो एग्जाम्पल है वो आप लोग और बुक में देख लेना। क्लियर है? आगे चलें। इंडक्टिव इफेक्ट के बाद इसकी देखिए एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कहां ऑब्जर्व होता है इंडक्टिव इफेक्ट, और क्या हो जाता है इंडक्टिव इफेक्ट से? सबसे पहले देखिए एसिड्स, जो ऑर्गेनिक एसिड हैं उनकी एसिडिटी, कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन वीक एसिड है। CH3 COOH
और एक है हमारा HCOOH। इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा? तो मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले हमें क्या देखना है, मान लिया RCOOH कोई एसिड है, ये कैसे डिसोसिएट होएगा? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, इस तरीके से डिसोसिएट होएगा नहीं ये, है ना। तो अब इसमें क्या देखना है, जो भी फैक्टर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता हो, जो भी फैक्टर इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता हो, यानी इस कार्बोक्सिलेट अनायन को स्टेबलाइज करता हो, तो वो फैक्टर क्या करेगा, इसको इस तरफ लाने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम को। अगर इसको कोई स्टेबलाइज कर पा रहा है तो, और अगर किसी केस में ये कम स्टेबलाइज है, कंपैरिजन करेंगे अगर दो चीजों का, जैसे इसका और इसका कंपैरिजन करेंगे, तो जिसमें ये कार्बोक्सिलेट अनायन कम स्टेबल है, तो इसका मतलब वो वीक एसिड होएगा, वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में ज्यादा रहना पसंद करेगा। समझ गए भाई, जितना ज्यादा कार्बोक्सिलेट अनायन स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम उतना ही तो इस साइड होएगा, उतने ही तो ज्यादा H पॉजिटिव आयन मिलेंगे। अगर ये ही अनस्टेबल होएगा तो ये H पॉजिटिव आयन को छोड़ेगा ही नहीं, H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर इस तरफ रहना पसंद करेगा अनडिसोसिएटेड फॉर्म में। और अगर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह रहा है, अगर अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रह रहा है, तो इसका मतलब वो वीक एसिड होएगा। इतनी बात आ गई समझ? तो एक है हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH और एक है फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, एसिटिक एसिड कैसे डिसोसिएट होने लग रहा है, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, और फॉर्मिक एसिड कैसे डिसोसिएट होने लग रहा है, HCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। तो अब आप लोग बताओ कि ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है या ये वाला अनायन ज्यादा स्टेबल है इंडक्टिव इफेक्ट का यूज करके? चार्ज जो है, कोई भी चार्ज हो, कटायनिक या अनायनिक, चार्ज जो है वो डिस्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाता है। चार्ज किसकी तरफ ले जाता है? डिस्टेबलाइजेशन की तरफ। अगर कोई फैक्टर उस चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई फैक्टर उस चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब वो उसको स्टेबलाइज करना चाह रहा है। ठीक है, चार्ज को कम करने की कोशिश कर ले या चार्ज को डीलोकेलाइज करने की कोशिश कर ले, डिस्पर्स करने की कोशिश कर ले, एक की बजाय वो 3-4 एटम पे डिस्पर्स हो जाए चार्ज, तो भी वो स्टेबिलिटी की तरफ